हयाम और अहरम के बारे में जैसे ही रिजवान साहब को पता चला तो फिरदौस बेगम और अख्तर साहब के साथ पाकिस्तान लौट आए। आकर उन्होंने रुखसती तब तक डिले कर दी जब तक हयाम की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। जबकि फिरदौस बेगम ने चारों लड़कों की रुखसती तक घर आने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस पर बिसाम और फातिन ने रूनी शक्ल बनाकर मायसा और अनान को देखा। जबकि दानियल संजीदा तासुरात चेहरे पर सजाए इनकी बातें सुनता रहा, मगर हसाम राजपूत को कौन रोक सकता था। बात सिर्फ इसकी बीवी की नहीं, इसके होने वाले बच्चे की भी थी। फिरदौस बेगम के लाख खुरियों के बावजूद वो रिजवान साहब को कह चुका था कि वो रोज़ हयाम से मिलने आया करेगा। अगर इनको या नानी को कोई मसला है तो इसकी बीवी को अभी इसके साथ रुखसत कर दें, वो बहुत अच्छे से इसका ख्याल रख लेगा। जिस पर रिजवान साहब चश व बच में मुब्तला हो गए। फिर इसे घर आने की इजाज़त दे दी, जबकि फिरदौस बेगम का बस नहीं चल रहा था कि हसाम के फराटे भरती ज़बान को काट देती। अजीब बेशरम लड़के हैं। मैं तो कह रही हूँ रिजवान, अल्लाह ने चुन चुन कर ऐसे मुंहफट और बेशरम दामाद तुझे दिए हैं, ज़रूर तेरे किसी गुनाह की सज़ा है। फिरदौस बेगम ने हाथ जलाते हुए कहा तो रिजवान साहब ने तासुब से सर हिलाया। आज से 5 साल पहले अपने पेट में होते शदीद दर्द की वजह से हयाम हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई थी। इस हादसे के बाद अक्सर इसके पेट में दर्द रहता था, जो कभी कभी शिद्दत इख्तियार कर जाता। तो वहाँ इसकी मुलाकात एक नई डॉक्टर से हुई। इनकी उम्र 50 के लगभग थी, मगर वो लगती नहीं थी। हयाम से इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो पाकिस्तान में काफ़ी सालों बाद आई थी। जब हयाम ने इन्हें अपना मसला बताया तो उन्होंने इसके कुछ टेस्ट करवाए। हयाम करवाना तो नहीं चाहती थी, बार बार वो लोगों के मुंह से अपनी महरूमी के बारे में नहीं सुन सकती थी, लेकिन इनके बार बार इसरार पर करवा लिए, जिसके बाद उन्होंने हयाम को सर्जरी का बोला। इनका कहना था सर्जरी होने के बाद वो माँ बन सकती है, मगर हयाम का सर्जरी को दिल नहीं मान रहा था। तो फिर उन्होंने इसका मेडिसिन का प्रोसीजर स्टार्ट किया और पिछले 5 साल से हयाम बिना किसी को बताए वो मेडिसिन ले रही थी। इन मेडिसिन को लेने के दौरान भी उन्होंने हयाम के कुछ टेस्ट करवाए थे, जिनमें इम्प्रूवमेंट शो हुई थी और चांसेस 80 से बढ़ चुके थे। मगर हयाम को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो माँ बनने वाली है। अभी वो इन्हें ख्यालों में गुम थी कि दरवाजे खुलने की आवाज़ पर चौंकी, जहाँ से हसाम मुस्कुराते हुए दाखिल हो रहा था। हाथ में थामे बैग को टेबल पर रखा और कदम हयाम की जानिब बढ़ाए, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। सुकून नहीं है ना तुम्हें? हयाम को पीछे से अपने सार में लेती हुई मध्यम सरगोशी की, तो हयाम ने अपनी आंखें मूंद कर सर हसाम के सीने से टिका दिया। मेरा सुकून तो आप हैं। हयाम के तो खूबसूरत इजहार पर हसाम को अपने रगवापे में सुकून सरायत करता महसूस हुआ। हयाम की गर्दन से बाल हटाकर नरमी से अपना लम्स वहाँ छोड़ा और उसे बाहों में भरकर कदम बेड की जानिब बढ़ाए। हयाम को नरमी से बेड पर लटाकर फर्स्ट एड बॉक्स से लेकर आया, जिसे देखा हयाम ने मुंह बसोरा। मैं कर चुकी हूँ पट्टी चेंज हसाम, हयाम ने झिंझलाते हुए कहा, तो हसाम ने घूर कर इसे देखा। तो फिर क्या हुआ, मैं दोबारा कर देता हूँ। कंधे उचकाकर हयाम की शर्ट के बटन खुल गए। इसे कंधे से एक साइड को खिसकाया और झुककर जख्म पर अपना दहकता लम्स रखा, जबकि हयाम ने सख्ती से अपनी आंखें मींज ली। ड्रेसिंग करने के बाद अपने हाथ के पुश जख्म के इर्द गिर्द फेरी तो हयाम ने कपकपाते हाथों से हसाम का हाथ थाम लिया, जिस पर हसाम ने झुककर इसके माथे पर अपना लम्स छोड़ा। फर्स्ट एड बॉक्स रखकर हैंड वॉश करके हसाम वापस आया तो हयाम उठकर बैठ चुकी थी, जबकि हसाम टेबल पर पड़े बैग को उठाकर बेड पर हयाम के पास आया। इसमें क्या है? हयाम ने तजस्सुस से पूछा तो हसाम के शंगरी कफ़ी लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आई। हयाम की सक्कर थोड़ा आगे हुई तो हसाम इसके साथ बैठ गया और बैग को खोला। जैसे ही बैग खोला तो हयाम की आंखें खुशी से चमक उठी, क्योंकि बैग की तरह तरह की चॉकलेट से भरा था और पिज़्ज़ा और चॉकलेट्स आइसक्रीम भी थे। हयाम के चेहरे पे खुली मुस्कुराहट देखकर हसाम इसे अपने सार में लेकर इसके कंधे पर अपनी थोड़ी टिका दी। तुम्हारी इस खड़ूस नानी के होते ये सब इस कमरे तक लाना किसी मांस को सर करने से कम नहीं था, हसाम ने मुंह बसूर कर कहा। तो हयाम ने गर्दन मुड़कर हसाम को देखा, जिसकी गर्दन गर्म सांसों की तपिश हयाम को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। अपना बायां हाथ हसाम के चेहरे पर रखा तो हल्की बेरेट की चुभन महसूस करके होठों पर दिलकश मुस्कुराहट रक्स करने लगी, जबकि हसाम मखमून निगाहों से हयाम को देखने में महू था कि तभी हयाम ने अपने लब हसाम के लबों पर रख दिए। अभी वो कुछ समझता कि मैडम खाने की तरफ मुतवज्जह हो चुकी थी। हसाम ने सर झटक कर तकिए पर टिकाया और हयाम को देखने में मसरूफ़ हो गया, जो पिज़्ज़ा खाते हुए इसकी ज़ात को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुकी थी। आजकल हयाम का आइसक्रीम, पिज़्ज़ा और चॉकलेट्स खाने को दिल करता था, जिस पर फिरदौस बेगम ने पूरी तरह से इसे डांटा था,
मगर रात को नींद से उठकर जब वो हिचकियों से रोने लगी तो हसाम को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। सब परहेजियों को आँख में झोंकर वो आज सब ले आया। गोली लगने की वजह से डॉक्टर ने कुछ परहेज बताए थे, जिसे हसाम खुद सख्ती से हयाम को फॉलो करवा रहा था। मगर वो किसी चीज़ के लिए तरसता हुआ मगर वो इसे किसी चीज़ के लिए तरसता हुआ नहीं देख सकता था। और अब तो वैसे भी 20 दिन हो गए थे, स्टिचेस भी खुल चुके थे, तो फिर क्यों वो अपनी बीवी और होने वाली बेटी को इन चीज़ों के लिए तरसता हुआ देखता। हयाम को पिज़्ज़ा चट करने के बाद आइसक्रीम खाते देखकर हसाम ने मुस्कुराते हुए सर झटका, बैग को पकड़कर बेड से नीचे रखा और आइसक्रीम खाती हुई हयाम का बाजू पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा तो वह कटी हुई डाल की तरह हसाम की बाहों में आ समाई। चम्मच में भरी आइसक्रीम हसाम की शर्ट को ख़राब कर गई तो हयाम ने मासूमियत से आंखें टपटपाते हुए हसाम को देखा। हयाम को पीछे करके शर्ट उतारकर सोफे पर उछाली और आइसक्रीम हयाम से ज़बरदस्ती पकड़कर साइड टेबल पर रखी। जब खाने ही नहीं देनी थी तो लाने वाला एहसान भी क्यों किया। गुलाबी फूले हुए गालों को गुस्से से लाल करती हसाम को घूरते हुए बोली तो हसाम के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। माशाल्लाह से बहुत खा चुकी हो तुम हयाम, हसाम ने घूरते हुए कहा तो हयाम ने मुंह बसोर कैसे देखा तो हसाम ने तासुब से अपना सर हिलाया। हयाम की कमर पे बाजू हायल करके इसे नरमी से बेड पर लिटाया। खाते हुए मासूम शौहर का तो भूले से भी ख्याल नहीं आया। हयाम के चेहरे पर अपने हाथ की पुश्त फेरते हुए गंभीर लहजे में कहा तो हयाम को अपनी रील की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। गुलाबी गालों में पल में गुलाल बिखरा तो हसाम ने झुककर शिद्दत से अपने लब हयाम के गालों पे सपत किए। हाथ बढ़ाकर आइसक्रीम को अपने उंगली पर लगाया तो हयाम ने हैरानगी से हसाम की जानिब देखा, जिस शौक नज़रों से इसे ही देख रहा था। नाउ इट्स माई टर्न वाइफी, आंखें दबाकर कहता हुआ हयाम को कपकपाने पर मजबूर कर गया। अभी वो हयाम खुद को बचाने के लिए कुछ करती कि हसाम ने उसके होठों पर आइसक्रीम रखकर इन पे झुकाया। शिद्दत से हयाम के होठों की नरमी को महसूस करते हसाम राजपूत मदहोश होने लगा। हयाम को अपने हसार में लाके आंखें मूंद ली। हयाम और अरहम को हॉस्पिटल भेजने के बाद बसाम और शामिर ने वहाँ मौजूद लड़कियों को शामिर के सीक्रेट हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ वो अपने किसी केस में ज़ख्मी लड़कियों को या बच्चों को लाता था। इन्हें हॉस्पिटल में छोड़ने के बाद वो गैंग के ज़ख्मी लोगों को लिए शामिर के बेसमेंट पे आए, जहाँ इनसे ये मालूमात मिली कि मीटिंग होने से पहले इनके मोबाइल पर एक दूसरे से कोई बात नहीं हुई होती थी। मीटिंग का एक टाइम मुकर्रर है, हर कोई इस दिन वहाँ मौजूद होता था और इनका सफ़िया बेगम और कैसर हयात से कोई रब्ता नहीं था। वो बस लोगों के कहने पर दूसरों का कत्ल या अगवा करते थे, लेकिन वो किसका कत्ल कर रहे हैं, कोई क्यों करवा रहा है, इस बात से इन्हें कोई सरोकार नहीं होता था। इन्हें बस पैसों से मतलब होता था। इतने सालों से साथ काम करने के बावजूद वे एक दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते थे। कैसे हयात एक बिजनेसमैन है, ये बात तो आम लोगों को भी पता थी, तो हमें भी मालूम है कि इसके अलावा कुछ नहीं। इतने दिन मसरूफियात में बस आम को मायसा से बात करने का मौका ही नहीं मिला और जिस दिन वो आया इस दिन फिरदौस बेगम ने निकाल दिया। अब पाइप से चढ़ते वो मायसा के टेरेस पे दाखिल हुआ और जैसे ही कमरे में आया इसे मायसा कहीं नहीं दिखी, लेकिन वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी, जिससे वसाम ने अंदाज़ा लगाया कि शायद वो शावर ले रही हो। 10 मिनट 20 मिनट अब तो आधा घंटा हो गया था, मुसलसल शावर की आवाज़ें आ रही थी। मायसा यार कितना टाइम और लगाओगी, वसाम ने झिझलाते हुए दरवाजे पर दस्तक देकर कहा। वो उसे देखने के लिए तड़प रहा था और वो मैडम बाहर निकलने का नाम तक नहीं ले रही थी। 5 मिनट में तुम बाहर ना निकली तो मैं अंदर आ रहा हूँ, विसाम ने लहजे को हद मकाम संजीदा रखते हुए कहा, क्योंकि मायसा को तंग करने का सोचकर आंखें शौकी से चमक रही थी। मगर 5 मिनट गुजरने के बाद भी मायसा की कोई आवाज़ नहीं आई तो बसाम को फिक्र रहा कोई। फिर एक भी सेकंड ज़ाय किए बगैर दरवाजे के हैंडल को घुमाया तो अंदाज़ा हुआ कि दरवाज़ा लॉक नहीं था। बसाम जैसे अंदर दाखिल हुआ वॉशरूम में अंधेरा था, जिसे देखकर बसाम को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। इस दिन वाला वाक़या याद आया तो अपनी गफलत पे खुद को शूट करने का दिल किया। भूरी आंखें पल में लाल अंगारा हुई, हाथों से टटोल कर लाइट ऑन की। नज़रें जैसे शावर के नीचे बैठी साकित सी मायसा पे गई तो बसाम को लगा किसी ने इसका दिल अपने पाँव तले कुचल दिया हो। एक ही चुस्त में मायसा के करीब पहुंचकर हाथ मारकर शावर बंद किया और मायसा को खुद में भींच लिया, जो ठंडी से बुरी तरह से कांप रही थी। गुलाबी भरे भरे होंठ इस वक्त नीले पड़ गए थे। मायसा को बाहों में भरे जल्दी से बेड पर लाकर बिठाया और कपड़ से उसके कपड़े और टॉवल लेकर आया। लाइट ऑफ करके बिना किसी हिचकिचाहट के गीले बाल लिबास को मायसा के वजूद से जुदा करके इसे कपड़े पहनाकर लाइट ऑन की और उसके गीले बालों में पर टॉवल लपटा। इस सब के दौरान होंठ सख्ती से आपस में बेहोश थे।
कमरे से बाहर जाकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। जब कोई नज़र नहीं आया तो जल्दी से नीचे उतर कर किचन में दाखिल हुआ। नीम गर्म दूध करके इसमें मायसा का फेवरेट चॉकलेट सिरप डाला और फ्रिज में रखा। रशियन सैलेड ट्रे में रखा और कदम कमरे की जाने बढ़ाए। जैसे ही वो कमरे में दाखिल होता तो नज़र मायसा के कपकपाते वजूद पर गई। दरवाज़ा लॉक करके मायसा के पास आया, सहारा देकर मायसा को बिठाया और खुद उसकी पुश्त पर बैठकर मायसा की पुश्त को अपने सीने में बींच लिया। दूध का गिलास ज़बरदस्ती मायसा के लबों पर लगाया। जब तक इसने ख़त्म नहीं कर दिया, बिसाम ने सख्ती से इसे वैसे ही थामे रखा। दूध ख़त्म होने पर बिसाम ने साइलेंट आगे किया, जिससे मायसा ने कपकपाते हाथों से इसे पीछे करके अपना रुख बसाम की तरफ करके चेहरा बसाम के सीने पे छिपा लिया। बिसाम ने लब भींच कर सैलेड टेबल पर रखा और मायसा को सख्ती से गोद में बींच लिया। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस मायसा, दबे दबे लहजे में गर्रा कर कहा तो मायसा की हिचकी बंद हो गई। मेरा दिल तो चाह रहा है तुम्हारा हशर बिगाड़ दो। नरमी दिखाने की बजाय बिसाम ने आज सख्त लहजा अपनाने का सोचा। जब तक वो नरमी से काम लेता रहेगा शायद तब तक वो इस हादसे से कभी निकल ही ना पाए। तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ था। अल्लाह ने बसाम राजपूत को मायसा के इस गम से बचा लिया था। मुझे तुम्हारे सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया था कि बसाम राजपूत कभी इस बात पर शर्मिंदा ना हो कि वो अपनी बीवी की हिफाजत ना कर सका। फिर तुम खुद को तकलीफ देकर इस रब की क्यों नाशुक्री कर रही हो। आजमाइश में डाला था तो इज्जत के साथ निकाल भी तो दिया ना। मायसा के बाल अपनी मुट्ठी में भरकर चेहरा अपने चेहरे के रूबरू करके गर्रा कर कहा तो मायसा की आंखें पल में नम हुई। जबकि मायसा ने तड़पते हुए बसाम के हाथ अपने बालों से हटाकर चेहरा इसकी गर्दन में छुपा लिया। मैं ना शुक्री नहीं हूँ बसाम, रोते हुए कहा तो बसाम ने अपनी गिरफ्त मायसा की गिरफ्त सख्त कर दी। मैं बाबा से नाराज़ थी बसाम, उन्होंने अपनी बीवी को खोया था तो हमने भी तो अपनी माँ को खोया था। मैं तो बहुत छोटी थी ना, क्या हमारा गम इनसे कम था। हम अपने बाप की जिम्मेदारी थी, हमारी हिफाजत करना इनका फ़र्ज़ था। मगर उन्होंने घर के बाहर खड़े 2 चौकीदारों पर हमारी हिफाजत छोड़कर खुद को कमरे में बंद कर लिया। इन्हें पता था मैं घर में अकेली होती हूँ। एटलीस्ट जब टीचर आता है तो वो तभी रूम से निकल आते, लेकिन नहीं, इन्हें तो अपने गम से फुर्सत ही नहीं थी। औलाद की इज्जत और जान की हिफाजत माँ बाप की जिम्मेदारी होती है ना, आपके घर के बाहर खड़े चौकीदार की। मैं बहुत कोशिश करती हूँ भूलने की, मगर नहीं भुला पाती बसाम। मेरा दम घुटने लगता है। हिचकियों से रोती हुई बसाम राजपूत के दिल को तड़पा गई। अपने हाथों में मायसा का चेहरा भरकर सामने किया और नरमी से इसके माथे पर अपने लब रखे। लेकिन आज के बाद तुम्हें सब कभी याद नहीं आएगा। ये वादा है बसाम राजपूत का। बसाम राजपूत की शिद्दतें और तुम्हारे पूर पर मेरे लफ्ज़ की खुशबू तुम्हें तुम्हारी सोचों को सिर्फ मुझ तक में कैद करेगी। नरमी से मायसा को बेड पर लिटाकर अपनी शर्ट उतारकर तकिए के पास उछाली और अपने हाथ मायसा के इर्द गिर्द टिका दिए। बिसाम के चौड़े मजबूत सीने तले मायसा को अपना आप तपता हुआ महसूस हुआ कि तभी बिसाम ने नरमी से मायसा की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर सर के ऊपर बेड पर पिन कर दी। अपनी मखमूर जज्बात से सुर्ख पड़ती नज़रें मायसा के चेहरे पर टिका दी, जो आंखों में जज्बात का ठाठे मारता समुंदर लिए इसे ही देख रहा था। मायसा के देखने पर नाभी होठों पर दिलकश मुस्कुराहट आई और फिर शिद्दत से मायसा के होठों पर झुकाया। गुलाब की पंखुड़ियों की मानद होठों की नरमाहट को पूरी शिद्दत से महसूस करते बिसाम राजूत पल में बहकने लगा। अपने वजूद पे जा बजा बसाम के पुरतपिश हाथों का लम्स महसूस करके मायसा को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। अपने हाथ बसाम की पुष्प पर मजबूती से बांध दिए। मायसा के नरम गरम लम्स में बसाम राजपूत मुकम्मल तौर पर गुम हो चुका था। जब मायसा को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी तो बसाम के कमर पर मुक्के बरसाए, जिसे महसूस करके बसाम मुस्कुराते हुए पीछे हटा और अपना सर मायसा के सर से टिका दिया। बसाम ने गहरी सांस भरकर मायसा को तकिए पर लिटाया और खुद इसके सीने पर सर रख इसे खुद में पीछे आंखें मूंद कर सोने की कोशिश की। डॉक्टर फ़ातिन कहाँ है? अनान आज इतने दिनों बाद फ़ातिन से मिलने आई थी। घर तो नानी हिटलर बनी हुई थी और फार्म हाउस जाने का इसे वक्त नहीं मिला था, मगर आज इसका शो जल्दी ख़त्म हो गया था। अपना ड्रेस इसने पहले ही गाड़ी में रखा था। शो के बाद स्टूडियो में ड्रेस चेंज करके वो हॉस्पिटल फ़ातिन से मिलने आई, मगर वह अपने ऑफिस में नहीं था। पास से गुजरती नर्स को रोककर फ़ातिन के बारे में इस्तफ़ार किया। मैम, डॉक्टर फ़ातिन तो डॉक्टर किरण के साथ राउंड पर है। नर्स मुस्कुराकर जवाब देकर आगे बढ़ गई, मगर डॉक्टर किरण का सुनकर नान के तन बदन में आग सी लगी। इस दिन तो टेंशन में इसे पूछना याद नहीं रहा, मगर उस डॉक्टर का इशारे से फ़ातिन को जवाब देना, फ़ातिन का डॉक्टर किरण को बुलाने से अच्छे से याद था। तनफन करती वो वार्ड की तरफ बढ़ी, मगर इसे फ़ातिन वहाँ भी कहीं दिखाई नहीं दिया। आंखों में जैसे मिर्चियाँ सी भरने लगी। शौहर कहाँ है मेरा? सामने से गुजरते डॉक्टर के आगे दीवार बन के खड़ी होती, दबे दबे लहजे में गर्राई,
तो बेचारा डॉक्टर गड़बड़ा गया। जी जी, मुझे कैसे पता कि आपका शौहर कौन है और कहाँ है। डॉक्टर ने गड़बड़ा कर अपने सामने खड़ी पागल औरत को हैरत से देखते जवाब दिया। तो अनान ने अपने दांत पीसे। डॉक्टर फ़ातिन कहाँ है? एक एक लफ्ज़ चबाकर दागे तो डॉक्टर ने सुकून का सांस लिया। अच्छा, डॉक्टर फ़ातिन, वो तो डॉक्टर किरण के साथ कैंटीन गए हैं अभी। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा। तो अनान ने इसे साइड पर धक्का दिया और डॉक्टर को जब तक शौहर वाली बात समझ आई, वो जाती हुई अनान की पुष्ट को हैरत से देखने लगा। अनान जैसे कैंटीन में दाखिल हुई तो इसे फ़ातिन अपनी तरफ पीट किए बैठा नजर आया और सामने मुस्कुराती हुई डॉक्टर। अनान का दिल किया या तो इस डॉक्टर की आंखें फोड़ दे या अपने वाले का सर फाड़ दे। अब तुम मुझे बताओ मैं कैसे जलाऊं तुम्हें या इस चुड़ैल को। अपने दोनों हाथ टेबल के दरमियान रखकर फ़ातिन की तरफ इशारा किए दबे दबे लहजे में कहा। तो फ़ातिन ने हैरत से अनान को देखा, जबकि डॉक्टर किरण इस अवतार पे हक दक सी अनान की पीठ को तक देख रही थी, क्योंकि अनान के इस तरह से झुकने पर वो फ़ातिन को नहीं देख सकती थी। आन अपनी हैरत पर काबू पाकर फ़ातिन ने मोहब्बत से चोर लहजे में पुकारा और उसके गाल पर अपना हाथ रखना चाहा, जिसे अनान ने पूरी तरह से झटक दिया। सारा जंगलीपन हुआ। आंखें पल में नम हुई और एक ही झटके में वहाँ से पीछे हटती बाहर निकलती चली गई। जबकि फ़ातिन कुछ देर तो साके सा बैठा रहा, फिर उठकर अनान के पीछे भागा। अनान जो दरवाज़ा खोलकर खाड़ी में बैठने लगी थी, फ़ातिन ने बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा और दरवाज़ा बंद करके अनान की पूँछ से इससे टका दी। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? अपना बायां हाथ गाड़ी पर टिकाकर जब दायां हाथ अनान के चेहरे और गर्दन के दरमियान रखते हुए फिक्रमंदी से इस्तफ़ार सार किया। अब तक ज़िंदा क्यों हो? मर क्यों नहीं गई इसलिए रो रही हूँ? फाड़ खाने वाले अंदाज में चिल्ला कर कहा। तो फ़ातिन ने सख्त नज़रों से अनान को घूरा, जबकि आंखों से भल-भल आंसू बह रहे थे। फ़ातिन ने अपने जबड़े भींचकर खुद पे ज़ब्त किया, वरना इस औरत का बस चलता तो एक दिन में फ़ातिन को पागल कर देती। नरमी से अनान के आंसू चेहरे से साफ करके इसे अपने सार में लिया। क्या हुआ आन, क्यों करती हो ऐसी हरकतें जिनकी मुझे समझ ही नहीं आती? फ़ातिन की बात तो अनान के गुस्से को हवा दे गई। एक ही झटके में इसे खुद से दूर किया, जिस पर फ़ातिन ने मुठियाँ भींचकर अपना गुस्सा ज़ब्त किया। बिल्कुल, अब मेरी हरकतें भी फ़िज़ूल लगेंगी, कल को मैं भी फ़िज़ूल लगूंगी और मेरी बातें, मेरी मोहब्बत तो तुम्हें कुछ कभी समझ ही नहीं आई, ना ही आनी है। क्या पता तुम्हारी इस डॉक्टर किरण की बातें समझ आ जाएं, जो आंखें टपटपा कर तुमसे बातें कर रही थी। रोते हुए चिल्लाकर कहा और आखिर में फ़ातिन की को नकल उतार कर डॉक्टर किरण का नाम खींचकर अदा किया। तो फ़ातिन ने बामुश्किल अपनी इसको मुस्कुराहट रोकी। फ़ातिन को मुस्कुराहट छिपाते देखकर अनान झटके से पलटकर गाड़ी में बैठी। अभी वो दरवाज़ा बंद करती कि फ़ातिन ने अनान को दूसरी सीट पर किया और ख़ुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर सीट बेल्ट बांधी और गाड़ी पार्किंग से निकालकर रोड पर डाली। नज़र घुमाकर अनान की तरफ देखा, जो सौ करने में मसरूफ़ थी। हाथ बढ़ाकर अनान का हाथ थामना चाहा, जिसे इसने झटक दिया, जिस पर फ़ातिन ने ज़ोर से स्ट्रिंग पे हाथ मारा। एक ही बार तुम्हें मेरी बात क्यों समझ नहीं आती आन? कितनी बार मना किया है, लेकिन तुम हर बार मुझे धुतकार देती हो। शेर सी धाड़ लिए खर्रा कर कहा। तो अन्ना ने नम नज़रों से इसकी तरफ देखा, जो लहू रंग आंखें सड़क पर जमाई हुई थी। तेज तेज चलती सांसें इसके शदीद गुस्से को वाज़ेह कर रही थी। कुछ ही पल में अनान ने फ़ातिन का हाथ पर उठाकर इसकी गोद में बैठकर इसका चेहरा गर्दन पे छिपा लिया। फ़ाप मोहब्बत से चोर लहजे में सरगोशी की। तो फ़ातिन ने सर झुकाकर खुद में छुपती अपनी बीवी को देखा, नरमी से अनान के माथे पर लम्स रखा। जी जाने फ़ाप गंभीर लहजे में सरगोशी की। तो अनान ने अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। इस डॉक्टर को हॉस्पिटल से निकाल दो। अनान की सरगोशी पे फ़ातिन का सारा खुमार फक हुआ। तासुफ से अपनी बीवी को देखा, जो अब इसकी शर्ट के बटनों से खेलने में मसरूफ़ थी। जो हुकुम फ़ाकी जान, मुस्कुराते हुए जवाब दिया अनान। तो अनान के होठों पे ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आई। अगर फ़ातिन राजपूत की बीवी इस डॉक्टर को पसंद नहीं करती और नहीं चाहती कि वो उसके शौहर के इर्द-गिर्द दिखे, तो फ़ातिन राजपूत कैसे इसके खिलाफ जा सकता था? वो कभी भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपनी बीवी को बिला वजह की टेंशन में मुब्तला नहीं कर सकता था। अपने रिश्ते को बदगुमानी की नज़र नहीं कर सकता था, इसलिए बिना बहस के हाँ कर दी। डॉक्टर को तो वह किसी और हॉस्पिटल में भी भेज सकता था। इसके लिए मुश्किल नहीं था ये काम। फ़ातिन के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर ऊपर को होकर फ़ातिन के होठों को नरमी से छुआ। उफ़, जान लेने का इरादा है क्या? डॉक्टर को ऑटोमेटिक मोड पर गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड पर रखकर अपना हिसार अनान के गिर्द तंग करते हुए कहा। तो अनान ने अपनी सुर्ख आंखों से फ़ातिन की जानिब देखा। क्या हुआ आन, तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? फ़ातिन ने गाड़ी ड्राइव करते हुए अनान को देखकर फ़िक्रमंदी से इस्तफ़सार किया।
जो उसके कंधे पर सर टिकाए रोने में मसरूफ़ थी। नहीं, मैं बोर हो रही थी इसलिए रोना शुरू कर दिया। दाँत पीसकर जवाब दिया तो फ़ातिन ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। खाना तो तुमने खा लिया, अब हॉस्पिटल चलते हैं, तुम अपना चेकअप भी करवा लेना और मैं तब तक दूसरे पेशेंट्स को देख लूँगा। अनान के कंधे के गिर्द अपना बाजू फैलाते हुए कहा तो अनान ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया, क्योंकि अपनी तबीयत तो इसे भी ठीक नहीं लग रही थी और अब तो बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचकर फ़ातिन ने स्टाफ को कहा, डॉक्टर किसी फ़ीमेल डॉक्टर को मेरे पास भेजें, मुझे अपनी मिसेज़ का चेकअप करवाना है। जबकि रिसेप्शन पे खड़ी नर्स मुँह खोले अपने सीनियर डॉक्टर्स की बीवी को देख रही थी और इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया तो फ़ातिन इसकी होंको जैसी शक्ल देखकर अनान का हाथ थामे अपने ऑफिस में दाखिल हुआ। तुम यहाँ बैठो आन, मैं आता हूँ। डॉक्टर आते हुए अपना चेकअप करवा लेना। अनान के बालों में अपनी उंगलियां फेरते नरम लहजे में कहा तो अनान ने सर इस्पात में हिलाया और एक भरपूर इस्तेहाक भरी निगाह अनान के खूबसूरत चेहरे पर डालकर बाहर निकल गया। फ़ातिन जैसे ही अंदर दाखिल हो तो अनान को खौनखान नज़रों से खुद को घूरते हुए पाया। मैंने जानबूझकर नहीं बुलाया था इस डॉक्टर को, फ़ातिन ने अपनी सफाई देते हुए कहा। जब अनान ने टेबल पर पड़ी हर चीज़ अपने हाथ में पकड़ते इस पे छाननी शुरू कर दी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। फ़ातिन के करीब आने पर इसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए कहा तो फ़ातिन ने ज़बरदस्ती अनान के हाथों को काबू करके पुश पर लगाया। अब क्या कर दिया मैंने? मुझे पहले मेरा कसूर बता दिया करो, फिर मैं खुद ही सज़ा के लिए सर झुका दिया करूँगा। फ़ातिन ने झिंझलाते हुए कहा तो अनान ने अपना सर उसके सीने से टिका दिया, जिस पर फ़ातिन ने गहरी सांस भरी। चीखने चिल्लाने लड़ने का इख्तिताम हमेशा यही होता था। शुक्र था इख्तिताम गले लगने पर होता था, दबाने पर नहीं। अपना हसार अनान के गिर्द बांध कर थोड़ी थोड़ी इसके सर पे टिका दी। अब अगले 9 माह तक बिना चूचरा किए मेरे मूड सॉन्ग्स बर्दाश्त करोगे, मेरी भूख और नखरे सब कुछ। अपनी थोड़ी फ़ातिन के सीने पर टिकाकर मुस्कुराती नज़रों से उसे देखते हुए कहा तो फ़ातिन ने खुशगवार हैरत से अनान की तरफ देखा। मतलब आन का क्या क्या सच्ची में? खुशी से फ़ातिन को अपना आप हवाओं में महसूस हो रहा था। बिना अनान को समझने का मौका दिए इसे अपनी बाहों में भरकर घूमने लगा, जबकि अनान की खूबसूरती हंसी की कलकलाहट फ़ातिन को अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई। अनान को नीचे उतार कर अपना एक हाथ इसकी कमर पर डालकर जबकि दूसरा इसके चेहरे और गर्दन के दरमियान रखा। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है आज जिसमें मैं अपनी खुशी को बयान कर सकूं। मेरा दिल बेवक्त हंसने का भी कर रहा है कि लोगों को खुशी से चीख कर बताओ कि मैं बाप बनने वाला हूं, और रोने का भी कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अधूरा बचपन पूरा करने वाला कोई आ रहा है। हम हमेशा इनके साथ ही रहेंगे आन। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा मैं कभी अपनी औलाद को बाबा मामा की तरह जल्दी छोड़कर नहीं जाऊँगा, ना तुम्हें जाने दूँगा। अपना सर अनान के सर से सर टिका कर रोंदे हुए लहजे में कहा। वो अनान की आंखें भी नम कर गया। मैं अब थक गया हूँ, एक तो तुम्हारे घुमाने से अभी तक चक्कर आ रहे हैं मुझे। फ़ातिन का ध्यान बटाने को कहा तो इसके होठों पे मुस्कुराहट आ गई। नरमी से झुककर अनान के माथे पर अपना लम्स छोड़ा और उसका हाथ अपने हाथ में थामा। मोहब्बत से लबरेज नज़रें अनान के चेहरे पर टिकी हुई थी, जिस पर अनान ने सुर्ख पड़ते अपने चेहरे का रुख बदल लिया। चलो तो मैं ड्रॉप कर दूँ, कुछ खाकर आराम करना। अनान के चेहरे पे झूलती आवारा लट को कान के पीछे अड़सते हुए कहा तो अनान ने फ़ातिन के कंधों पे हाथ रखकर इसे झुकाया, जिस पर फ़ातिन ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा अनान की तरफ झुका दिया। फ़ातिन के माथे पर अपना लंच छोड़कर मुस्कुराते हुए पीछे हटी और फिर इसे राजपूत मेंशन छोड़कर दानियल के फार्म हाउस का रुख किया। ये क्या है? ताने ने हैरत से इतनी मिठाई देकर फ़ातिन से इस्तफसार किया। कुछ दिन पहले यही ढेर मिठाई और खाने का हिसाब ने लगाया था, जिसे बसावत दानियाल गरीबों में बांट कर आए साथ। लेकिन फ़ातिन क्यों लाया इसकी समझ में इसे नहीं आ रही थी। कोई मुश्किल सर्जरी कामयाब हो गई होगी डॉक्टर साहब की, बसाम ने मुस्कुराते हुए मिठाई अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा तो फ़ातिन ने कीनतोस नज़रों से घूरा। प्रमोशन हो गया है मेरा, फ़ातिन ने अपने सीने पे हाथ रखकर आगे को झुकते हुए कहा तो दाने ने उबरूज के आकर इसे देखा। हाथ से मिठाई पीछे खिसकाई, अपनी दोनों टांगें टेबल पर रखकर सोफे से कमर टिकाकर सिगरेट सुलगाई। पहली दफ़ा सुन रहा हूँ हॉस्पिटल के ऑनर का भी प्रमोशन हो रहा है, वो भी इसके अपने हॉस्पिटल में। दानिश ने तंजिया लहजे में कहा तो फ़ातिन ने दांत पिसकर इसे कहा, जॉब की बात मैंने की ही नहीं है, रिश्ते में प्रमोशन की बात कर रहा हूँ। फ़ातिन ने दांत पिसकर कहा और दानिल की टांगें टेबल से पटकने के अंदाज में नीचे की और खुद इसके सामने बैठ गया। ये रिश्तों में प्रमोशन वाला लॉ कब ईजाद हुआ? आपको पता है कुछ इस लॉ के बारे में?
विसाम ने पहले सवालिया लहजे में फ़ातिन से पूछा और फिर दानियल से इस बारे में इस्तफ़ा किया। तो दानियल ने नफ़ी में सर हिलाया कर सिगरेट का गश लेकर अपना सर सोफ़े की पूँछ से टिका दिया। निबाल को पता होगा, विसाम ने डरमाई अंदाज में कहकर निबाल का नंबर मिलाना चाहा, तो दानियल ने झटके से उठकर उसका मोबाइल छीनकर सामने सोफ़े पर उछाला। उम्र में छोटी है मगर रिश्ते में तुमसे बड़ी है। आइंदा से निवाल को नाम से नहीं भाभी कहकर बुलाओगे, वरना कीमा बना दूंगा मैं तुम्हारा। सख्त लहजे में कहा तो फातिन ने जोर से टेबल पे हाथ मारा। वो जो अपनी खुशी बताने को बेचैन था, इनके ड्रामे ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। फिक्र मत करो, ये लॉ तुम पर भी अप्लाई हो जाएगा, लग जाएगा पता कि रिश्तों में प्रमोशन कैसे होती है। लेकिन इससे पहले कमीनों मुझे गले गले मिलो, तुम लोगों का भाई बाप बनने वाला है। फ़ातिन के खुशी से चिल्लाने पर पहले तो वो दोनों हैरत से देखते रहे, फिर समझ आने पर इसके ऊपर कूद पड़े। जबकि फ़ातिन टेबल से नीचे गिरा तो वो दोनों भी इसके साथ। याहू, मैं एक और बेबी का चाचू बनने वाला हूँ। विसाम के चिल्लाकर कहने पर दानिया ने इसे पड़े धक्का दिया। हसाम के आगे मेरी चलती नहीं, मगर मैं तुम्हारे बेबी का नाम मैं रखूँगा। दानिया ने फ़ातिन का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा। तो फ़ातिन ने खुशी से मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। देखो फ़रा पुप्पो से हमारा जो भी मसला है वो अलग बात है, मगर तुम दोनों हमारी बहनों जैसी हो, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त हो, हमारा बचपन साथ में गुजरा है, तो ये नाराज़गी छोड़ो और बाहर आकर खाना खाओ। दाले ने नरमी से दोनों बहनों को समझाते हुए कहा, क्योंकि वो उन लोगों में शामिल नहीं थे जो किसी के गुनाह की सज़ा किसी और को देते थे। अगर हम बहनों जैसी हैं तो हमें शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? सना के कहने पर फ़ातिन ने गहरी सांस भरी। देखो सना, तुम लोग हमें अजीज़ हो, लेकिन वो बीवियाँ हैं हमारी। मेरी नज़र में माँ बाप और मियाँ बीवी के रिश्ते से बढ़कर कुछ भी नहीं। बताया इस वजह से नहीं कि ताकि तुम लोग बिला वजह का ड्रामा क्रिएट ना करो। और दूसरी बात, तुम और सना यहाँ से शिफ्ट हो रही हो, चाहे तो यहाँ वाइट पैलेस रह लो या फिर राजपूत मैंशन, क्योंकि अब तुम दोनों का भाई भी यहाँ नहीं, तो तुम दोनों का हमारे साथ रुकना मुनासिब नहीं। अगर वाइट पैलेस रहना है तो हम मेंशन में शिफ्ट हो जाएंगे या फार्म हाउस, और बस हमने भी वैसे एक फ़्लैट ले लिया है। जब तक तुम लोग लंदन नहीं चली जाती वहाँ भी शिफ्ट हो सकती हो। फ़ातिन ने दो टोक लहजे में कहा तो इन दोनों ने सर झुका लिया, जबकि दानिया ने फ़ातिन को अब बस करने का इशारा किया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जो भी तुम दोनों का फ़ैसला होगा वो बता देना, हमें शादी में तो बुलाएंगे ना? सना के कहने पर दानिया ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और फ़ातिन को लिए बाहर निकल गया। मगर वो ये नहीं जानते थे जिन्हें छोटी बहनें समझा कर आए हैं वही इनकी पीठ पर वार करेंगी। दिन कैसे गुजरे किसी को पता ही नहीं चला। रिजवान साहब ने उनकी रुखसती की डेट फाइनल कर दी थी। हसाम ने ज़्यादा लोगों को बुलाने से मना किया था, बस इसके और हसाम के कुछ बिजनेस पार्टनर और फ़ातिन के कुलीग, जबकि दानिया ने किसी को भी नहीं बुलाया था। सारी अरेंजमेंट्स वाइट पैलेस और राजपूत मेंशन में ही की गई थी। रुखसती का वक्त जब आया तो निबाल और अनान ने रोना शुरू कर दिया कि लोगों की बारात दूर से आती है, हमारे सामने से आई तो अब पूरी सोसाइटी का राउंड लगाकर इन्हें वाइट पैलेस ले जाया जाए। जिस पर दानिया फ़ातिन ने दांत पीसे और फिर पूरी सोसाइटी का चक्कर लगाकर वो वाइट पैलेस पहुंच वापस आए। सब दुल्हनों को कमरे में भेजकर वो किचन में दाखिल हुए। भूख से जान निकलने वाली है, लोगों की शादियों में सब काम इनके भाई करते हैं, या मेरे भाई साथ दूल्हे बने बैठे थे। वसाम की दुहाई पर इन तीनों ने सर झटका। तुम्हारा हो गया तो पीछे हटो, अब मुझे खाना गर्म करने दो। वसाम को साइड पर धक्का देकर फ़ातिन ने कहा, तो दानिया और साम ने सर झटक कर कदम किचन से बाहर की जाने पड़ाए। ये मटन तुम अनान के लिए लेकर जा रहे हो, इसे तो ये पसंद नहीं। वसाम ने हैरत से कहा तो फ़ातिन ने कंधे उचकाए। आजकल इस मटन के पीछे पागल किया हुआ है मुझे, फ़ातिन ने सर झटक कर कहा तो वसाम ने कहकमा लगाया। हसाम जैसे कमरे में दाखिल हुआ तो नज़रें सुर्ख गुलाबों से सजे बेड के बीचों बीच सोती अपनी बीवी पर गई। कमरे में हर तरफ गुलाब के फूलों की खुशबू फैली हुई थी। जलती हुई मोमबत्तियाँ रूम के अंदर को रोमानवी बना रही थी। अपने पीछे से दरवाज़ा बंद करके हसाम ने कदम बैठ के जाने पड़ा है। हाथ में थामी ट्रे साइड टेबल पर रखी और ब्लैक शेरवानी के बटन खोलकर इसे सोफे पर उछाला। सफ़ेद कुर्ते के ऊपर ऊपरी बटन खोलकर वॉशरूम का रुख किया। 5 मिनट बाद फ्रेश होकर आया तो हयाम अभी भी सोई हुई थी। बेड पर इसके करीब बैठकर हयाम का हाथ अपने हाथ में थामा, जो तमाम हथियारों से लेस हसाम राजपूत के दिल पर बिजलियाँ गिरा रही थी। सुर्ख और गोल्डन रंग के लहंगे में पूर सजी वो हसाम राजपूत के हवासों पर छा रही थी। हाथ बढ़ाकर नरमी से हयाम की नाक से नथ उतार कर साइड पर रखी और झुककर नरमी से इसकी सुर्ख पड़ती नाक को छुआ। हयाम के साथ नींद दराज होकर इसकी कमर पे हाथ डालकर इसे खुद में बींच लिया, जिसे हयाम ने कसमसाकर आंखें वाँ की।
आग हयाम की नज़रें हसाम की जज्बात की आँच ले नज़रों से टकराई तो पलकें झुका दी। हसाम के शनकरी लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। भूख नहीं लगी क्या हुआ भूख नहीं लगी क्या अभी तक? हयाम का चेहरा अपने हाथ में थामते हुए कहा तो हयाम ने मासूमियत से सर इस्बात में हिलाया। तो हसाम ने नरमी से पीछे किया और साइड टेबल से ट्रे पकड़ कर अपने सामने रखी। हयाम ने ट्रे पीछे हटाकर हसाम के सीने से अपनी पुष्ट टिकाकर ट्रे अपने सामने की। हसाम ने मुस्कुराते हुए हयाम के दुपट्टे से पिंस उतारी। दुपट्टा और पिंस साइड पर रखा हयाम के बालों को की खुशबू को खुद में उतारते हयाम को अपने सार में कैद कर लिया। थोड़ी हयाम के कंधे पर रखकर इसके खाना ख़त्म करने का इंतज़ार करने लगा।